देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम लोग हाजिर हैं 4 बजे और आज 4 बजे आप जरा ध्यान से देखिएगा बुलेटिन। क्यों? क्योंकि क्या आपको पता है कि भारत की सरहद पर 1965 वाले 1962 वाले हालात बनते जा रहे हैं। किसने कहा ये आप जानते हैं? ये कह रहे हैं वहां के लोग, लद्दाख के लोग। क्या आप जानते हैं कि नेपाल भारत के हिस्से को अपना हिस्सा बता रहा है अपने नए नक्शे में? और इसके पीछे किसका हाथ है? ऐसा बता रहे हैं कि चीन का हाथ है। ये उसकी साजिश है, सूत्र। क्या आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका में जो दंगे हो रहे हैं इसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक तंज कसा है? और न सिर्फ एक तंज कसा है, लेकिन अमेरिका में लोगों को अब ऐसा लगने लग गया है कि शायद इसके पीछे भी चीन हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है उसके पीछे भी भारत के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चीन का हाथ है? यह अपने आप में हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि किस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना से अपना ध्यान हटाने के लिए, दुनिया का ध्यान हटाने के लिए भारत के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति चीन की दिखाई दे रही है। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज इस पर ही फुल इन्फाइनल करना है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यह आ रही है कि भारत चीन के बीच LAC पर तनाव बढ़ गया है। LAC पर तनाव से लद्दाख में खौफ। गलवान घाटी फिंगर 4 पर चरम पर तनाव। 1962 जैसे हो रहे हैं सैन्य हलचल। दोनों तरफ से अब तक हजारों सैनिक तैनात। मतलब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप अपनी स्क्रीन पर। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो हालात है वो इस तरफ बहुत गंभीर हो चुके हैं। 1962 जैसे हालात बनते जा रहे हैं। LAC पर तनाव। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे मैं सीधे जानकारी लूंगा। यहां पर फिंगर 4 जिसमें चरम पर तनाव है, दोनों तरफ से हजारों सैनिक। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग को मेरे साथ दिखाएं एक बार। 1962 जैसी हो रही है सैन्य हलचल। इस वक्त की ये बड़ी खबर सीधे लेके चलते हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। सुमित, मुझे बताइए अभी इस वक्त के क्या हालात है? बताया जा रहा है वहां पर जो लोकल्स है उनका यह कहना है कि 1962 जैसे हालात हो गए। देखिए, निश्चित तौर पर निशांत, हालात बिल्कुल 1962 वाले हो, क्योंकि एरिया बिल्कुल 1962 का ही है। गलवान वैली की बात करें, पैंगोंग त्सो लेक की बात करें, ईस्टर्न लद्दाख के ये वो इलाके हैं, हॉट स्प्रिंग की बात करें, ये वो 3 इलाके हैं जो लगातार स्टैंड ऑफ के मेन सेंटर बने हुए हैं। लेकिन हम हालातों की बात 1962 वाली कर रहे हैं, ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ताकत भारत की 1962 से अब बिल्कुल अलग है। इस समय भारत वो सैन्य शक्ति के तौर पर जाना जाता है जिसकी काबिलियत, जिसके पास क्षमताएं हर किसी सुपर पावर के बराबर लगभग मानी जाती है। और इस समय मैं आपको जब बात कर रहा हूं तो लगातार मैं आपको ये कह सकता हूं कि खास तौर पर जो स्टैंड ऑफ की जो जगह है या फिर जो चीन की तरफ से जो स्ट्रेंथ की गई, उसके बराबर की स्ट्रेंथ या उससे ज़्यादा की स्ट्रेंथ भारत ने, इंडियन आर्मी ने अपनी डिप्लॉय कर रखी है। और भारत इस समय उन सभी इलाकों के अंदर उसी सैन्य क्षमताओं को बराबरी कर रहा है जिस तरीके से चीन ने वहां पर कर रखी है। निशांत, आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं दोनों तरफ से सैनिक कितने होंगे वहां पर? तुरंत बताइए मुझे। देखिए, कहा यह जा रहा था कि चीन की तरफ से 5000 से ज़्यादा सैनिक अपने वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि जब हम स्टैंड ऑफ की बात कर रहे हैं तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं, 3 से 4 मेजर पॉइंट्स हैं। खासतौर पे जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, चाहे वो फिंगर 4, फिंगर 5 के पास का इलाका हो, या फिर जो हम बात करें गलवान वैली की, गलवान नाले की, ये वो इलाके हैं 3 से 4 मेजर, जहाँ पर लगातार स्टैंड ऑफ 5 फरवरी से बना हुआ, 5 तारीख से बना हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी या दूसरी ITBP के जो सोल्जर्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट भी उसी स्ट्रेंथ में कर दिया गया, और बैकअप यानी रिजर्व फोर्सेस जो थी इंडियन आर्मी की, उनको भी स्टैंड बाय कर दिया गया है और वो भी उसी मुस्तैदी के साथ डिप्लॉय कर दी जाएंगी अगर जरूरत पड़ेगी तो। आप जो बता रहे हैं मेरे साथ सुमित, आप बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है। एक बार फिर से बिग स्क्रीन पर ये खबर दिखाएं। 1962 जैसे हालात। मैं चाहूंगा इस बार ब्रेकिंग को मेरे साथ एक बार दिखाएं आप। 1962 जैसे हालात हैं, ये चिंता का विषय है। बड़े बुजुर्गों का वहां पर ये कहना है कि देखिए ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे। लद्दाख की जो काउंसिल है उसका भी ये कहना है। मेरे पास जो जानकारी है, लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल के एक मेंबर
सूत्रों के हवाले से उन्होंने ये जानकारी दी है कि सैनिकों और हथियारों के मूवमेंट से गांव वाले खौफजदा हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है कि ऐसा हमने आज तक कभी नहीं देखा है। सीधे चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर इन मेहमानों को हम दिखाने आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी है। सर, आपका स्वागत है। और पुष्पेश पंत जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे अच्छी पहचान है और बहुत सारी चीजें, लेकिन आज सर से बहुत सारी चीजें हमें जाननी है। मेरे साथ दिलीप सिन्हा है, फॉर्मर डिप्लोमैट। सर, आपका स्वागत है, आप अमेरिका में रह चुके हैं। अनिल आजाद पांडे सीनियर जर्नलिस्ट है, बीजिंग से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ अमेरिका से फॉर्मर डिप्लोमैट, बल्कि मेरे साथ अमेरिका से जुड़ने वाले हैं रिपब्लिकन और गवर्नर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वर्जीनिया से पुनीत आलूवालिया। और मेरे साथ है बिन्नी शर्मा। आपको बताना चाहूंगा ये आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिन्नी को अगर आप स्क्रीन पर देखें, ये वो जर्नलिस्ट है जिसने नेपाल में रॉयल किलिंग की खबर को ब्रेक किया था, अगर आपको याद होगा। रॉयल फैमिली में जो एक दुखद घटना हुई थी। एक सीनियर जर्नलिस्ट है, एक एक्सपर्ट है, आप सभी से मैं बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनरल बख्शी, 1962 जैसे हालात, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग को साथ में रखें। 1962 जैसे हालात, क्या मामला है सर? ये क्या सीरियस कितने होते जा रहे हैं हालात? देखिए, लद्दाख के सेक्टर में हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है उस पे काफी तेजी बढ़ाई है और हमारी रोड जो है, खासकर दारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड, ये तकरीबन जो है बड़े सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अब ये तकरीबन कंप्लीशन पे आ रही है। और इसके चलते हम लोग इसकी तरफ भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, स्पांगुर लेक की तरफ। चीन को लगता है इससे कुछ खतरा दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है ऑक्साइड चीन को रिस्टोर करने की कोशिश करे। काबिलियत तो अब हमारे पास इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर से आ जाती है। जो सडनली गालवान में उसने जो इन्फिल्ट्रेशन करी है और जो मतलब जो इंट्रूजन करी है, वो तो बिल्कुल जैसे कारगिल की याद दिलाती है, क्योंकि जो हाइट्स उसने पकड़ी हैं वो हमारी नई रोड को ओवरलुक करती है। तो इससे जो है काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई है वहां गालवान के क्षेत्र में, हॉट स्प्रिंग्स में, और खासकर ये पंगोंग शो के इलाके में, जहां पे दोनों साइड्स के बीच में जो है काफी फ्री फॉर ऑल जो है फिस्टकाफ्स और लड़ाइयां हो रही हैं, जिसमें कि आयरन रॉड्स, स्टिक्स, पत्थर, ये सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहां तक ये भी खबर आई थी कि उन्होंने स्टिक्स में बार्ड वायर लपेट के उससे हमारे जवानों को मारना शुरू किया, उससे काफी चोटें पहुंची दोनों साइड। हमारे भी लड़के वापस रिटेलिएट कर रहे हैं। जो कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि वो है। लेकिन सर, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं आपसे एक चीज जान सकता हूं? सर, जनरल बख्शी, मुझे एक चीज समझाइए आप। ये जो हालात अभी बन रहे हैं, क्या वो एस्केलेट हो सकते हैं एक लिमिटेड वॉर लाइक सिचुएशन में? मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। क्या ये लिमिटेड वॉर वाली सिचुएशन में एस्केलेट कर रहा है या चीन सिर्फ धमकी दे रहा है, क्योंकि हमारे सैनिक ज्यादा है उनसे अभी वहां पर? देखिए, पहले तो यही लगा था कि ये चीन की गीदड़ भभकी जैसी ही है, क्योंकि वो इससे चिंतित हो रहा था कि हम कह रहे हैं कि साहब हम गिलगिट बाल्टिस्तान वापस ले लेंगे, उससे उसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑटोमेटिकली कट जाती है। बहुत सारी पूंजी निवेश जो उसने किया वो सब हवा में जाता है। और फिर पाकिस्तान को वो थोड़ा सा एनकरेजमेंट देना चाहता था, क्योंकि बालाकोट के बाद पाकिस्तान बहुत सहम गया था। यानी कि यहाँ तक कि उसने जो है जो 370 के हटाने के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था। अब फिर वो चींटी के पर निकल आए हैं, तेवर दिखा रहे हैं। बख्शी सर, मैं आपको रोकूंगा। बख्शी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा। Yes sir, yes sir. To answer your very specific question, yes, ये जी जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है बख्शी सर। मैं इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है।
मैं ब्रेकिंग 2 यहां पर लेने जा रहा हूं। इस वक्त जानकारी जो हमारे पास आ रही है, LAC पर जो तनाव जारी है उसके बीच भारत चीन सैन्य अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग, दोनों देशों के बीच अब तक 8 बार बैठक हुई है। और यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ एस्केलेशन, भारत सरकार डोकलाम फॉर्मूले पर काम कर रही है, LAC पर तनातनी के बीच अलर्ट पर है सेना। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सुमित चौधरी मेरे साथ है, मैं चाहूंगा सुमित को मेरे साथ फ्रेम में रखें। सुमित, तुरंत बताइए इस जानकारी क्या क्या है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग चल रही है ये आप मुझे बता रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना स्ट्रॉन्ग एस्केलेशन है, क्या बताएंगे आप इस पे? देखिए, लगातार जिस दिन से ही ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ उस दिन से कई सिलसिलेवार तरीके से निशांत बातचीत हुई है। हालांकि CO लेवल पर, ब्रिगेडियर लेवल पे, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रिगेड लेवल पे या फिर बातचीत हुई है, लेकिन हाईएस्ट लेवल यानी जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं उन पे उनकी बातचीत आज होनी है। इससे पहले भी 2 बार से 3 बार करीबन ये बातचीत हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर आज ये बातचीत होने का संभावना है कि दोनों तरफ से ये बातचीत होगी, और खासतौर पर दोनों ही इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको डीएक्सिलेट किया जाए या फिर इसको इस विवाद को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाए। और बातचीत का निष्कर्ष ये है, क्योंकि कल भी एक बातचीत हुई थी दोनों तरफ के बीच। लेकिन सुमित मुझे याद है, सुमित आपने मुझसे शो से पहले एक बातचीत की थी और उसमें आपने मुझे बताया था कि दोनों मुल्कों के बीच में बॉर्डर पर करीब 8 या 10 बार बैठकें हो चुकी हैं, और उसके बाद भी एक तरफ बैठक, एक हाथ से बैठक और दूसरे हाथ से एस्केलेशन। क्या कोई नतीजा निकलेगा ऐसा लगता है? हु विल ब्लिंक फर्स्ट? देखिए, निश्चित तौर पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 8 से 10 करीबन बैठकें हो चुकी हैं, और इसमें दोनों ने ही अपनी चीज़ों को डिस्कस किया है, लेकिन अब तक कोई भी बैठक नतीजे वाली नहीं रही, बेनतीजा रही। यही वजह है कि लगातार हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर जो हैं, यानी मेजर जनरल रैंक के जो ऑफिसर हैं, उनकी एक और बैठक होनी है। इससे पहले भी वो करीबन 2 से 3 बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आज कहा जा रहा था कि एक बैठक होगी जिसमें दोनों तरफ के लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे चीज़ों को, और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा निशांत, वो हम जल्दी ही बताएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन ये ज़रूर है कि बातचीत का दौर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ना सिर्फ मिलिट्री खासतौर पे जो डिस्कशंस हैं, इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी लगातार इंगेज किया जा रहा है ताकि इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश जी के पास। पुष्पेश सर, आपसे जानना चाहूंगा, मेरा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्या हम एक डोकलाम जैसा स्टैंड ऑफ यहां पर आपको दिखाई देता है, डोकलाम में जितना लंबा स्टैंड ऑफ हुआ था? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने डोकलाम में देखा था उतना लंबा स्टैंड ऑफ यहाँ होना है। और मुझे लगता है कि सुमित एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, सार्थक बात कह रहे थे कि एक और एस्केलेशन सैनिक स्तर पर अगर हो रहा है कि आमने सामने सैनिक खड़े हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने की मुद्रा में, वहीं दूसरी ओर हमने अपने राजनयिक संवाद को बंद नहीं किया है। राजनयिक संवाद भी जारी है, और जो LAC है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह पर सामरिक सैनिक मोर्चे पर हो रहा है, और राजनयिक मोर्चा खुला हुआ है। मुझे लगता है बख्शी साहब बहुत अनुभवी रक्षा विशेषज्ञ हैं और इस मोर्चे पर तैनात भी रहे हैं, मगर मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि कोई सीमित युद्ध इस बार यहाँ हो सकता है, क्योंकि चीन काफी बुरी तरह खुद घिरा है राजनयिक मोर्चे पर। उसके खिलाफ वाणिज्य युद्ध अमेरिका ने जारी किया है। वुहान में जो कुछ हुआ उसके लिए वो उत्तरदायी माना जा रहा है। WHO को उसके कारण बहुत अपमानित होना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं चीन को जरूरत भारत की पड़ेगी उस राजनयिक मोर्चे पर, जहां हमारे स्वास्थ्य मंत्री अब अध्यक्ष हैं WHO की प्रबंध समिति के, और कहीं न कहीं भारत को अपना बैरी बनाकर चीन सारे उस अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकता, उसके मन में है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि मैं थोड़ा सा मुझे मतभेद है सुमित जी से, जब वो कह रहे हैं कि जब सबसे ऊंचे स्तर पर वार्ता होती है तो ब्रिगेडियर या मेजर जनरल के स्तर पर होती है। मुझे लगता है भारत चीन के जो संबंधों की जटिलता है उसमें सबसे ऊंचा स्तर प्रधानमंत्री का और जी जिनपिंग का ही है। जब इन दोनों के बीच में सीधी वार्ता होती है या फोन उठाकर, तब तनाव घटाने के लिए कोई सार्थक प्रयास हो सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि मूरा कुश्ती वाला हाल है कि चीन सामने मोहरा रख रहा है, कभी नेपाल को कभी पाकिस्तान को,
और आज मुझे लगता है कि भारत 62 का भारत नहीं है, मगर चीन भी आज 62 का चीन नहीं है। तो चीन के साथ लड़कर कोई मुकाबला भारत को कुछ हासिल हो जाएगा सैनिक रण क्षेत्र में, वो वापस ले लेगा अक्सर चीन को, ये सारी बातें मुझे मरीचिका लगती हैं। मुझे लगता है भलाई इसमें है कि हम तनाव घटाएं और संवाद को जारी रखें। बिल्कुल आपने सही कहा कि डोकलाम जैसी स्थिति है, हो सकता है ये स्थिति हफ्तों चलेगी और दोनों ही देशों के लिए मजबूरी है कि दूसरी समस्याओं से ध्यान स्थानांतरित करने के लिए सीमा पर तनाव की बात की जाए। मुझे लगता है कि चीन के साथ तो तनाव की बात हम कर ही रहे हैं, मगर अभी हमने कहा था हु विल ब्लिंक फर्स्ट, आपने एक मुहावरे का बड़ा रोचक इस्तेमाल किया था। अभी कुछ दिन पहले तक हम अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि नेपाल ब्लिंक्ड फर्स्ट, और 2 दिन बाद नेपाल ने फिर तौरियां चढ़ा ली और कहा यदि भारत चाहेगा तो हम उसके अनुरोध पर उसको सड़क का इस्तेमाल करने देंगे और संविधान में संशोधन करके उस भूमि को हम अधिग्रहण कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये सारी बातें थोड़े धैर्य से करने की हैं और शायद इनका निपटारा किसी टीवी चैनल में तत्काल विशेषज्ञों के बीच आपस में रस्साकशी से या दंड खम ठोकने से नहीं हो सकता है। हमारी सरकार, मुझे लगता है कि हमारे रक्षा मंत्री ने एक बड़ा जिम्मेदार बयान दिया था कि हम राजनयिक मोर्चे पर भी संवाद संभाले हुए हैं और सैनिक मोर्चे को भी हमने संभाल कर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है न हम सैनिक मोर्चे पे घुटने टेकने वाले हैं और न चीन बहुत जल्दी अपनी आंखें झपकाने वाला है। जी नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। पुष्पेश जी, आप मेरे साथ बने रहिए। सुमित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मेरे साथ अभी इस वक्त मनीष झा जुड़ने वाले हैं। अमेरिका को लेकर मैं एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। पुनीत आलूवालिया स्टैंड बाय पर रहिएगा। लेकिन पूर्व राजनयिक हमारे साथ दिलीप सिन्हा जी मौजूद है। दिलीप जी, ये डेडलॉक एक बड़ा अजीब सा हो गया है और मैं जो देख रहा हूं यहां पर दिलीप जी, वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और वो चिंता का विषय है कि आखिर कैसे मैनेज होगा। हर लेवल पर चीन का इंटरफेरेंस, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चोर की दाढ़ी में तिनका साफ दिखाई दे रहा है। कैसे मैनेज होगा? डिप्लोमेसी से तो हो नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है जो एस्केलेशन चल रहा है वो एक अलग लेवल पे, उनका फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ और हमेशा बोलता रहता है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैनेज तो डिप्लोमेसी के द्वारा ही होगा, क्योंकि चीन इस वक्त, जैसा आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। कोविड को लेकर, हांगकांग को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, अमेरिका के साथ उसका जो विवाद चल रहा है व्यापार का, उसे लेकर चीन दबाव में है और वो नहीं चाहता है कि भारत इस वक्त अमेरिका के साथ जाए या जो चीन के अन्य दुश्मन हैं उनके साथ हाँ में हाँ मिलाए। इसलिए चीन कोशिश कर रहा है कि जो उसकी पुरानी नीति है कि भारत को दक्षिण एशिया में ही सीमित रखा जाए, इसलिए नेपाल और पाकिस्तान के द्वारा इसे दबा करके रखा जाए। और चीन का यह प्रयास रहा है कि सैन्य दबाव भी रखा जाए भारत के ऊपर, ताकि भारत दक्षिण एशिया में ही दबा रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो चीन के ऊपर है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए चीन आज इस सैन्य स्थिति में नहीं है और ना ही इस राजनयिक स्थिति में है कि वो भारत को दबा सके। तो भारत यदि अपने स्थान पर दृढ़ रहता है, जैसा कि उम्मीद है हमें, तो राजनयिक स्तर पर भी और सैन्य स्तर पर भी, दोनों पर हमें जो वर्तमान जो स्थिति है उसे बनाए रखना है, अपना स्थान दृढ़ रखना है। और मुझे नहीं लगता है कि यह स्थिति चीन और बिगड़ने देगा, लेकिन यदि बिगड़ती है स्थिति तो निश्चित रूप से हम उससे संभालने की स्थिति में हैं, सैन्य दृष्टि से भी और राजनयिक दृष्टि से भी। मेरे साथ चीन से हमारे मेहमान जो जुड़े हुए हैं, पुनीत में सीधे आ रहा हूं, मेरे पास वो ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त। मैं चाहूंगा ऊपर जरा शॉट्स प्ले करें। अनिल जी, क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है चाइना की? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मोहल्ले का सबसे खतरनाक इंसान है उसको हर कोई परेशान कर रहा है। जी निशान जी, दरअसल चीन की ओर से 2 तरह की बात हो रही है। एक तो सरकार के लेवल से हम बात करते हैं तो विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा है कि जो सीमा क्षेत्र की स्थिति हम लोग नियंत्रण में कर रहे हैं और राजनयिक और सैन्य संवाद का माध्यम शुरू हुआ है। और राजनाथ सिंह के हवाले से भी यहाँ पर बयान आया है, जो रक्षा मंत्री हैं भारतीय, उन्होंने कहा है कि चीन और भारत जो है सुलझाना चाहते हैं शांति से मामले को। लेकिन इसके अलावा निशान जी एक चीज और समझ में आ रही है, जो चीन के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जिनको सरकार की आवाज भी कहा जा सकता है, वे कह रहे हैं कि जो गालवान घाटी है वहां पर भारत की ओर से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है और भारत मौके का फायदा उठाना चाहता है और ये डोकलाम विवाद से ज्यादा मामला बढ़ सकता है। और डोकलाम में तो उनको लगता है इंसिडेंटल था, एक्सीडेंटल मामला था, लेकिन इस बार भारत जानबूझकर
मामले को तूल दे रहा है। और मुझे लगता है कि चीन जिस तरह से वैश्विक दबाव में है, जैसे कि एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो लगता है चीन इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर चीन की ओर से ऐसा समझ में जो आ रहा है कि भारत की ओर से अतिक्रमण किया जा रहा है, भारत की ओर से बहुत ज्यादा निर्माण जो बॉर्डर पर किया जा रहा है, उसकी वजह से चीन जो है, हम लोग परेशान है, इसी वजह से जो है सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई है, लेकिन हम उसे सुलझा सकते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर भारत की ओर से मामले को बढ़ाया गया तो ये डोकलाम विवाद की तरह भी विवाद आगे बढ़ सकता है, जिसको सुलझाने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। निशान। हाँ, क्योंकि देखिए इस सब के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कोरोना है। ये मैं अपने सभी लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना के बाद जो हालात बने हैं उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, जो बैकड्रॉप है, वो कोरोना है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोरोना पोस्ट कोरोना हो रहा है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं सीधे चलूंगा, इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बड़ा बयान दे दिया है। पॉम्पियो ने कहा है कि चीन लंबे समय से, ब्रेकिंग न्यूज है ये, लंबे समय से भारत को धमकी दे रहा है। एलएसी पर तनाव के बीच अमेरिका भारत के साथ है, भारत अमेरिका के साथ है। पॉम्पियो का कहना है कि चीन ने एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। और इस बीच यह भी जानकारी है कि चीन तनाव का फायदा उठाने की साजिश रच रहा है, लेकिन अमेरिका भारत के साथ है। बल्कि इसमें बहुत बड़ी चीज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन ये है कि माइक पॉम्पियो तो एक अलायंस की बात कर रहे हैं, और ये अलायंस अपने आप में एक बहुत बड़ा अलायंस का जिक्र कर रहे हैं, और जिसमें मैं चाहूंगा यहां पर हमारे सभी गेस्ट को दिखाया जाए। पुनीत आलूवालिया इस वक्त मेरे साथ है। मैं आपको बताना चाहूंगा पुनीत आलूवालिया एक रिपब्लिकन है, ट्रंप की कैंपेनिंग को मैनेज करते हैं, खुद वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पुनीत खुद गवर्नर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पुनीत वेलकम TV9 में आपका। पुनीत, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, हमारे सभी दर्शकों को यह बताना चाहूंगा, माइक पॉम्पियो का यह कहना है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ब्राजील और यूरोप, ये सब लोग मिलकर साथ हो सकते हैं, ये कहना है। और इनका यह कहना है कि हम अभी तक, अमेरिका कभी भी चीन और भारत के रिलेशंस पर कभी रिएक्ट नहीं करता था, लेकिन हमें इससे कोई परहेज नहीं है। ये एक नया अमेरिका हम देख रहे हैं, एक नया रिलेशन देख रहे हैं इंडिया और अमेरिका का। निशांत, पहली चीज़ थैंक यू फॉर आपके टीवी शो पे। आई एम लुकिंग टू रन फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट द गवर्नर फॉर वर्जीनिया। देखिए, भारत के जो रिश्ते हैं विद अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं। और द ओनली कंट्री विच कैन बी अ डिटरेंट टू चाइनीज एग्रेशन इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इज इंडिया। तो वो तो एक जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स लुक्स एट अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन इंडिया। और रही दूसरी बात कि जो मेरा भी एक मुद्दा रहा है कि हम, अगर मैं जो लड़ रहा हूँ अपनी इलेक्शन के लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम चाइनीज़ कंपनीज को वर्जीनिया में बिजनेस नहीं करने देंगे, और कुछ भी हो हम अपनी जो पार्टनर्स हैं, जो एलाइज हैं, उनके साथ डीपर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि दोस्त बन के आप छुरा भोके और हमारी ही जो एक कोर वैल्यूज़ हैं उनको आप अंडरमाइन करें। सो जो प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने देखा होगा हाल में, ही इज़ बीन वेरी एग्रेसिव ऑन चाइना एंड ही विल स्टे एग्रेसिव ऑन चाइना, क्योंकि ये इन्होंने हमारे देश का ऑलमोस्ट ओवर 20 साल उन्होंने फ़ायदा उठाया है और यहाँ पे खोटा माल बेचा है और खोटी दोस्ती करी है। और वही चीज़ हम देख रहे हैं कि वो बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो रिलेशनशिप है साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। पुनीत जस्ट होल्ड ऑन, आपने बहुत बड़ी बात बोली अभी। पुनीत आलूवालिया जो कि एक रिपब्लिकन है, अमेरिका में ट्रंप की कैंपेन को कई एरियाज में, इंडियन कम्युनिटी में तो बहुत ज्यादा संभालते हैं, वो ये कह रहे हैं कि खोटा माल बेचा है और खोटी दोस्ती की है, यानी कि एक नया अलायंस यहां पर इमर्ज होते दिख रहा है। पुनीत, क्या हम ये बात करें? मैं चाहूंगा पुनीत को मेरे साथ फ्रेम में दिखाएं। जी पुनीत। जी, तो निशांत, ये तो जाहिर सी बात है कि उनके जो करतूते और उनके कारनामे हैं वो तो सबको नजर आ रहे हैं, और खासकर ट्रंप ने साहब ने उनका बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया। तो आई बिलीव कि चाइना इज ऑन अ डिफेंसिव, तो ये जो एग्रेसिव मूव कर रहा है टू डिवर्ट देयर ओन कम्युनिटी एंड ओन पॉपुलेशन विद इन चाइना टू डिट्रैक्ट देम कि भी हमारा दुश्मन भारत है, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई बिलीव इन द नेबरहुड दे आर,
they cannot survive with a good relationship with India and being antagonistic. So it's unfortunate, and I believe that better sense will prevail on the Chinese side. जी, आप जो बता रहे हैं पुनीत, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ पर सीधे, मैं अगर मनीष झा मेरे सहयोगी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और मैं चाहूंगा कि सीधे मैं मनीष झा के पास जाने से पहले ये समझने की कोशिश करूं। मनीष, भारत को लेकर अमेरिका के जो रिएक्शंस आ रहे हैं और माइक पॉम्पियो का ये बड़ा बयान, क्या क्या इनपुट आ रहा है, मैं चाहूंगा मनीष को मेरे साथ ब्रेकिंग और विजुअल्स के साथ दिखाएं। मनीष, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे यहां पर फ्लैश करूंगा यहां पर, और पुनीत आलूवालिया जी आप मेरे साथ स्टैंड बाय पर रहिए। मनीष, आप सुन सकते हैं मुझे? मनीष, जरा बताइए, माइक पॉम्पियो वाली जो आपने ब्रेकिंग न्यूज अभी दिखाई है, ये क्या नमस्ते ट्रंप के बाद एक अलग है, या हाउडी मोदी के बाद एक अलग रिलेशंस बनते दिख रहे हैं आपको, जिसके बाद अब चीन को भी कॉर्नर किया जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस, चीन, चाइनीज वायरस और बहुत सारी चीजें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अमेरिकी प्रशासन और अब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ये बात कही है, चीन पर निशाना साधा है और भारत के पक्ष में खड़े रहने की बात की है। अब ऐसी स्थिति में एक नया अलायंस पूरी दुनिया में दिख रहा है। हालांकि अगर आप देखें गौर से तो धीरे धीरे वो सब कुछ तैयार भी हो रहा था। जब हम इंडो पैसिफिक अलायंस की बात करते थे तो उसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, अमेरिका है, वो तमाम लोग जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के साथ हैं और चाइनीज बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, वो सबका एक अलायंस बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर बात वही आती है कि एक तरफ हम उस अलायंस की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है निशान कि हम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, अमेरिका शेयर कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत कदापि नहीं चाहेगा कि हम अमेरिका के बंदूक के लिए कंध माने। इसलिए भारत चाइना के साथ एक इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशनशिप को देख रहा है और इसी वजह से अमेरिकी प्रेसिडेंट के मीडिएशन करने के प्रपोजल को भी ठुकरा दिया गया। इसी वजह से भारत और चीन दोनों की तरफ से ये बात कही जाती है कि हम सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे, यानी भारत एक इंच भी जमीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन जो भी इशू है उसको हम शांति के साथ डील करेंगे। जी। मुझे आपसे एक और चीज जाननी है, मनीषा मेरे साथ स्टैंड बाय पर बने रहिए क्योंकि इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज, ये हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ब्रेकिंग 4। बिनी, मैंने देख लिया है आपको, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिनी, आई एम सॉरी आपको बहुत देर तक इंतजार कराने के लिए। कोरोना की मार झेल रहे अमेरिका पर चीन ने तंज किया है। दंगों को लेकर चीन ने अमेरिका पर कसा तंज। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को लेकर यूएस का मानदंड दोहरा है। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई बताया। और इतना ही नहीं, इसमें एक और अपडेट है। वो अपडेट ये आ रहा है, मैं चाहूंगा जो अमेरिका में जो विजुअल्स है राइट्स के वो भी स्क्रीन पर दिखाएं ब्रेकिंग के साथ। उसमें अपडेट यह आ रहा है कि ऐसा शक हो रहा है कि अमेरिका में जो दंगे हो रहे हैं उसमें चीन का हाथ है। सीधे चलूंगा पुनीत आलूवालिया के पास। पुनीत, ये बात जो है ये कितनी सही है? पुनीत जरा बताइए मुझे। देखिए, फिलहाल तो अभी बहुत परेशानी की बात है कि जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई एक तरह से, तो उसके बाद जो लोगों में आक्रोश है खासकर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में, वो एक फेल्ड पॉलिसीज है डेमोक्रेटिक की। जो आप देख रही हैं इनर सिटी में इनके जो मेयर्स होते हैं ज़्यादातर डेमोक्रेट होते हैं। बट मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ये अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड जो उनके ठेकेदार हैं अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के। बट साथ ही साथ मुझे ऐसी कोई खबर नहीं आई जिसमें कि चाइना इनको इन्फ्लेम कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। बट मैं ये इतना जानता हूँ ज़रूर कि वो बहुत परेशान है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से री इलेक्ट हुए तो उनका और क्या कहते हैं, उन पर ही बी मच हार्डर, मच टफर। एंड अनलाइक स्लीपी जो और प्रेसिडेंट बाइडेन है, उनके साथ वो कुछ ज़्यादा उनके साथ वो एग्रेसिवली ट्रेड पे नहीं बात कर सकते। So I think that Chinese are praying to God that in some way or the other President Trump doesn't get re-elected, which is a very unlikely possibility. And I also understand कि चाइना तो भगवान में कभी बिलीव ही नहीं करते,
तो वो क्या करेंगे? तो वो ये ऐसे षड्यंत्र रच रहे रहते जिससे कि वो जो डेमोक्रेटिक देश है, भारत जैसे, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे और बाकी चंद अलग देश हैं, उनमें एक तरह से एक अनस्टेबिलिटी करें। तो बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, एंड एट द सेम टाइम फॉर द एक्शंस ऑफ चाइना व्हिच आर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी वेरी कंसर्निंग। मैं आप जो बता रहे हैं पुनीत, मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि अमेरिका में रह चुके हैं और मैं उनको यहाँ पर फ्रेम में लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा, ये देख रहे हैं आपके सामने जो शॉट्स हैं, इस सब का बैकड्रॉप जो है, देखिए आप समझिए, इसमें सबके पीछे कोई ना कहीं कोरोना दिखाई देता है। लेकिन मैं सीधे यहाँ पर लेके चलूंगा, हमारे साथ सिन्हा साहब हैं, दिलीप सिन्हा जी। सर, चाइना का दखल अमेरिका में, चाइना का दखल भारत में, चाइना का दखल नेपाल में, जिस पर हम अभी आ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? और खासकर अमेरिका में अगर बात की जाए, चाइना जितना अमेरिका को पुश करेगा, अमेरिका उतना भारत के नजदीक आएगा, क्या ये समझा जाए? देखिए, अभी 2 दिन पहले चीन की एक ग्लोबल टाइम्स अखबार है, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था भारत को सुझाव देते हुए कि भारत अमेरिका और चीन के बीच में जो व्यापार का जो तनाव चल रहा है उसका लाभ उठाने की कोशिश नहीं करे। और उसने, चीन ने कहा कि भारत इस वक्त कोविड के मार से जूझ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है और ऐसी स्थिति में भारत को एक नए शॉक की जरूरत नहीं है। यानी चीन इस बात को समझता है कि चीन का जो आर्थिक दबाव जो डाल सकता है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत कई सामग्रियों पर निर्भर है चीन के ऊपर, इसलिए चीन उस शस्त्र का इस्तेमाल कर सकता है बजाय साथ साथ इसके कि वो सैन्य दबाव डाल ही रहा है भारत के ऊपर। तो चीन ने साफ तौर पे कहा है कि वो अपनी आर्थिक शक्ति को इस्तेमाल करने को तैयार है भारत को अमेरिका का साथ देने का रोकने के लिए। और अमेरिका ही नहीं, इसके साथ साथ अन्य देश भी ऐसे हैं जो चीन की नीति से परेशान है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया ने भी साउथ चाइना सी के मामले में लेकर संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखी है। तो ये ऐसे कई देश हैं जो चीन की नीति से परेशान हैं और जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं चीन के खिलाफ। कोविड में तो आपको मालूम ही है कि कोविड में कई देशों ने ये आवाज उठाई थी कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कोविड कहां से निकला, कैसे निकला और इस पर चीन की कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है। और जब तक हम उसमें उसका जो स्रोत जो है उसका पता नहीं लगा पाते, तब तक इसकी दवा और उसका वैक्सीन भी नहीं निकल सकता है। तो ये दबाव चीन के ऊपर बहुत मजबूत है और ऐसी स्थिति में भारत को चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है चीन के ऊपर उसे बनाए रखे, अमेरिका के साथ मिलकर और अन्य देशों के साथ मिलकर, ताकि चीन मतलब अपनी जो कोविड की जिम्मेवारी है उससे बच के प्रेशर कुकर सिचुएशन है, जो प्रेशर कुकर सिचुएशन है उसमें कहीं से भी सीटी हटाने की जरूरत नहीं है, वो प्रेशर बनता रहे, ये भारत की स्ट्रैटेजी है। सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, लेकिन एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है नेपाल को लेकर, ज्यादा फ्लैश करें। नेपाल में नए नक्शे पर सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, वो जो प्रो इंडियन पार्टीज थी वो भी एकजुट हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। और नए नक्शे में नेपाल ने भारत के हिस्से को अपना बताया है। नेपाल के नए नक्शे के पीछे चीन की साजिश है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मनीष झा, मैं चाहूंगा इस वक्त मनीष झा मुझको और ब्रेकिंग और शॉर्ट्स दोनों दिखाएं। मनीष, पूरी खबर संक्षेप में बताइए। देखिए, नेपाल में दरअसल नेपाल की जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ साथ भारत की समर्थक पार्टी नेपाली कांग्रेस भी नेपाल की सरकार के साथ खड़ी हो गई है और उन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर यह फैसला किया है कि नेपाल का जो विवादित पॉलिटिकल मैप है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास किया जाए। और इसके लिए नेपाल की सरकार ने संविधान सभा में अपना प्रस्ताव भी पेश कर दिया है मैप को लेकर कि ये संशोधित मैप को मंजूरी दी जाए। उम्मीद की जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर नेपाल की संसद उसे पास कर देगी, क्योंकि दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर समर्थन हासिल है। ऐसी स्थिति में भारत में अगर आप कहें कि राजनयिक प्रयास एक्टिव हो गए हैं, कोशिश की जा रही है कि इस मामले में नेपाल का कॉन्फिडेंस एक बार फिर से हासिल किया जा सके। हालांकि इसके पीछे जो जानकारी मिल रही है और जिसके पूरे सबूत है और जिसको इंडियन आर्मी चीफ ने भी कहा है कि इन सब के पीछे चीन की साजिश है।
यानी चीन ने ये सब चाल मनीष, चला है। absolutely। इसके बाद नेपाल ने चीन की ही तरह का मॉडस ऑपरेंडी अपनाते हुए लिपू लेक, काला पानी और लिम्पाई धुरा को Absolutely, अपना पुष्पेश सर, क्षेत्र आप बताते हुए स्टैंड बाय पर रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधे सीधे लोहा लेने की बात जी। इसी फ्रेम पर एग्जैक्टली इसी फ्रेम पर मैं चाहूंगा बिन्नी को लेकर आए। बिन्नी, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज कई सालों के बाद हमारे साथ बल्कि टीवी पर आ रहे हैं और हमारे साथ यहां पर TV9 भारतवर्ष में पहली बार जुड़ रहे हैं। नेपाल में जो भी ब्रेकिंग होती थी एक जमाने में वो बिन्नी से ही आती थी और रॉयल किलिंग का जो एपिसोड है मुझे याद है वो रात भर बिन्नी ने नॉन स्टॉप उसको ब्रेक करते रहे, खबर ब्रेक करते रहे। बिन्नी इस वक्त मेरे साथ है, आपका इंट्रोडक्शन देना जरूरी था। बिन्नी, हम पुराने दोस्त हैं, मतलब समधी अगर कहा जाए, नेपाल और भारत की अगर बात की जाए, ये क्या हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे ये चीज है? अभी जो हालात बदल रहे हैं क्या वैसे ही होंगे? निशांत, बहुत दिन बाद जुड़ रहे हैं आपसे। आप भी इस बात से वाकिफ हैं और मैं तो कई साल नेपाल में रहा हूँ अपनी जर्नलिज्म के दौरान। आप ये बात जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो बाकी पड़ोसी देश हैं, अगर बाकी जो देश हैं उनको हम पड़ोसी मुल्क कहते हैं, तो हम नेपाल को हमेशा मित्र राष्ट्र कहते थे, अभी भी मित्र राष्ट्र ही कहते हैं। एक ये जो मित्रता थी बड़ी पवित्र मित्रता थी और ये जो है 1999 के बाद IC-814 का जो हाईजैकिंग हुआ उसके बाद अगर आप देखेंगे तब माओइस्ट जब से माओवादी की भी जो है धीरे धीरे माओवादी जो है नेपाल में पैर फैलाने लगे थे। वहां से मुझे लगता है कि ये दोनों देशों के बीच रिश्ते में कहीं ना कहीं कटुता आई है, कहीं ना कहीं दरार पैदा हुआ है। अगर आप पूछेंगे, मैं बिल्कुल जमीनी हालत से वाकिफ हूँ। मैं वहाँ के हर राजनीतिक दल के लोगों से मेरी बात होती है, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से बात होती है, वहाँ की जो आम नागरिक है उनसे भी बात होती है। लोगों के बीच पीपल टू पीपल जो रिलेशन है वो अभी भी उसमें बहुत प्यार है, अभी भी बड़ा सम्मान है। लेकिन जब राजनीति बीच में आ जाती है ना, जब अलग अलग पार्टियों की अलग अलग नीति होती है, मैं उस मुद्दे में दोबारा आऊंगा कि मैं जो कह रहा था, मैं यहाँ से आपको बताना चाहूंगा कि जो है जब तक नेपाली कांग्रेस सत्ता में रही है तब तक भारत और नेपाल के बीच एक बहुत ही समझौता संबंध रहा। लेकिन इसके बीच जो हमारी तरफ से एक खामी हमेशा रही है कि भारत की तरफ से ना जो है वो पॉलिटिकल पावर सेंटर्स और ब्यूरोक्रेटिक और वो पावर सेंटर्स बहुत थे, चैनल्स बहुत थे, बहुत सारी एजेंसीज अपनी इंटरेस्ट पे जो है काम करती है। मैं बिल्कुल साफ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जब मैं 12 साल रहा हूँ, मैं जब रीडिंग में था तो हमने सबसे डील किया हुआ है, हमारे साथ सबके ताल्लुकात रहते थे। तो उस दौरान ये रहा कि सारी एजेंसीज कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपना वर्चस्व बनाना चाहती। तो कभी गिरिजा प्रसाद की सरकार रही, कभी कृष्ण प्रसाद भट्टराय की सरकार रही, कभी तिरुपति देववा की सरकार रही। जहां अपना इंटरेस्ट जब तक प्रोटेक्ट होते रहा तब तक वो सरकार चलती रही। कहीं भी जाके अगर कहीं ऐसा लगता था, ऐसा होता था कि स्थिति ऐसी होती थी कि नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ और मेरी हर बात तुम्हें माननी है, मेरी हर सलाह तुमको सुननी है, जब वो दबाव वो जब एक क्रिएट होने लगा तब जाके कहीं ना कहीं ये रिश्ते थोड़े से डगमगाने लगे। और जब ये माओवादियों का मूवमेंट शुरू हुआ, मुझे एक बात बताइए, मुझे बिनी मुझे एक चीज समझाइए, क्या अभी के हालात ऐसे हैं, ये जो नया नक्शा 7 दिन में जो पास होने वाला है, जो इसका है, उसके बाद दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा अजीब सी बात लग रही है। देखिए, आपको बता दूं निशांत, कम्युनिस्टों का एक ही मुद्दा रहा है नेपाल में, वो है भारत विरोधी मुद्दा। कम्युनिस्टों के पास कोई और मुद्दा ही नहीं था। कम्युनिस्ट नेवर हैड एनी एजेंडा। उनका एक ही एजेंडा था, उनका सर्वाइवल का एक ही एजेंडा था कि आप भारत का विरोध करो। उसमें क्या होता था, उनके जो आंका है, चाइना भी उससे खुश आता था। अभी आपको बता दूं कि पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक हर बॉर्डर में, हर शहर में आपने बड़ी बात की है। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर एक बार ये ब्रेकिंग न्यूज नेपाल वाली,
बिनी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। नेपाल वाली बड़ी खबर एक बार फिर से फ्लैश करें। नेपाल में नए नक्शे पर सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। फुल स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग दिखाएं, क्योंकि अब मैं आ रहा हूं पुष्पेश जी और जीडी बख्शी सर के पास भी। बड़ी खबर है ये। और नए नक्शे, इतना ही नहीं, नेपाल में नए नक्शे के पीछे चीन की साजिश दिखाई देती है। कम्युनिस्टों की सरकार और ऊपर से चीन को हम सब समझते हैं। नेपाल में नए नक्शे पर सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, यानी कि वो पार्टियां भी जो भारत के फेवर में हुआ करती थी। सीधे मैं चलूंगा यहां पर पुष्पेश जी के साथ। पुष्पेश जी, यहां पर भी चीन, और क्या हमें, आपको लगता है कि हम अपनी पोजीशन जो हमने कंसोलिडेट कर रखी थी नेपाल को लेकर, प्रधानमंत्री पहली बार गए थे, मनीष मुझे बता रहे थे, ये सबने देखा, आप सबसे पहले हमने देखा अर्थक्वेक में हम मदद करने उनकी आए, हमारी वो पोजीशन सैक्रिफाइस हो गई। हमने काफ़ी हद तक उस फायदे को गंवाया है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है। मगर मुझे लगता है कि दो चार मतभेद मेरे थोड़े से हैं। जो विनी भाई कह रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोइराला परिवार, जब नेपाल कांग्रेस का शासन वहाँ था तो भारत और नेपाल के संबंध हमेशा अद्भुत, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण ही रहे थे। उसकी एक पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो नेपाल के कांग्रेस के लोग थे, जो भारत में पड़े थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े रहे थे, राणाशाही के खिलाफ संग्राम में भारत ने उनकी मदद की थी, तब तक कुछ रिश्ते बरकरार थे। मगर जब महाराज महेंद्र वहाँ आए तो उसके बाद मेरे ख्याल में कृतज्ञता ज्ञापन का भी कोई अवसर नहीं था, और नेपाल कांग्रेस की असमर्थता सुचारू सरकार चलाने में और आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में थी, तो भारत विरोध का स्वर मुखर करना आसान था। वही हमको आज देखने को मिल रहा है कि यदि कोई भी पार्टी नेपाल में इस समय भारत का समर्थन करती है तो देशद्रोही समझी जाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। मगर इसका अर्थ ये बड़े भाई छोटे भाई वाला नहीं है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि छोटा भाई भी कुछ भी करेगा और बड़ा भाई रियायत करता जाएगा। तो मेरे ख्याल में नेपाल के साथ ये स्थिति भी हुई है। और नेपाल के साथ जो आपने संधि वाला रिश्ता कहा, रोटी बेटी वाला रिश्ता कहा, हम ये भूल जाते हैं कि काठमांडू की सरकार ने हमेशा न्याय न मधेश के साथ किया है, न जनजातियों के साथ किया है, न पहाड़ी इलाके के लोगों के साथ किया है। जहाँ मैं रहता हूँ वो धारचूला झूलाघाट वाला इलाका है, उसका काठमांडू पोखरा से कोई लेना देना है ही नहीं। तो काठमांडू की राजनीति बावनों क्षेत्रियों की राजनीति रही हुई है। और मेरे ख्याल में आज नेपाल जब गणराज्य है, नया संविधान वहाँ बन रहा है, तो हमें शायद इस बात को भूल जाना चाहिए कि हमारे क्या विशेष रिश्ते थे राणाशाही के समाप्ति से, नेपाल भारत विशेष संधि के कारण, जिस संधि के कारण हमने रियायतें दी हैं। और आज मलेशिया से हमने पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया, वो नेपाल के रास्ते हमारे यहाँ पहुँचता है। ये एक उदाहरण है। तो मुझे और बार बार चर्चा होता है गोरखाओं का, जिन्होंने भारत की लड़ाई में भारत की सेना में योगदान दिया है। तो क्षमा करें, वो भर्ती अंग्रेज औपनिवेशिक शासनों के शासनकाल में हुई थी, और वो रिश्ता आज़ाद भारत का आज़ाद नेपाल के साथ नहीं है। और कई बार उन गोरखाओं का प्रयोग आज़ादी की लड़ाई के समर्थकों को दबाने के लिए भी किया गया है। मुझे लगता है अतीत की यादें बहुत कड़वी हैं, मगर उनका ईमानदारी से सामना करना जरूरी है। नेपाल में सिर्फ साम्यवादी पार्टी ही भारत का विरोध करती हो जरूरी नहीं है। कभी इंडियन आइडल को लेकर झगड़ा होता है, कभी गोरखा कांचा बहादुर किसी को लेकर होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय राजनयिकों या भारतीय जनरलों या भारतीय व्यवसायियों मारवाड़ियों के अहंकार के कारण रिश्ता बिगड़ा है। कहीं ना कहीं ये भी तर्क है कि नेपाल ने जो अपने आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में वहाँ के नेता, वहाँ की राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल असमर्थ नहीं है, उसके लिए बाहर उंगली उठाना आसान होता है। और मुझे लगता है कि यदि नेपाल को ये भ्रांति है कि वो भारत के साथ नेपाल की शय पर एक कठोर रुख अख्तियार कर सकती है, तो मुझे लगता है जो पृथ्वीराज नारायण शाह कहते थे कि उसकी स्थिति एक ऐसे जिमीकंद की है जिसकी दोनों तरफ दो बड़ी चट्टानें हैं। तो भारत की चट्टान छोटे उस जिमीकंद के लिए नेपाल से कम दुखदायी नहीं हो सकती है। जो राजीव गांधी के काल में एक बार जो लैंड लॉक नेपाल का पारगमन मार्ग बंद कर दिया गया था, उसका काफ़ी कष्ट हुआ था और उससे बहुत संबंध असहज हुए थे। मधेसी आंदोलन के दौरान बार बार जो भारत की ओर उंगली उठाई जाती थी, वो भी मेरे ख्याल में अकारण नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस हिंसा का लावा बहकर भारत में पहुंच रहा था। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नेपाल भारत के सामरिक, आर्थिक, राष्ट्रीय हितों की निरंतर उपेक्षा करे, चीन के पास जाने की कोशिश करे और चीन का तुरुप पत्ता चलने की कोशिश करे। ये नुकसानदेह दोनों देशों के लिए है, मगर ज्यादा नुकसान इसको नेपाल को भी हो सकता है। अंडरस्टूड सर। और मैं सीधे चलूंगा एक इस पे रिएक्शन लेने के बाद, उसके बाद मैं अपने पूरे शो को समराइज करना चाहूंगा। बख्शी साहब, चीन नेपाल में भी इंटरफेयर कर रहा है, हर जगह इंटरफेयर कर रहा है। अगर हमें साउथ एशिया में डोमिनेट करना है
तो वो चीन वाला रोल तो हमारा होना चाहिए। हम वहां पर कैसे हटते जा रहे हैं? क्योंकि जब ये सरकार आ रही थी तब यही तो बात हो रही थी कि वहां पे हम बम टोटा बन रहा है, वहां पर आपने मदद कर दी नेपाल की, और इसके लिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत एफर्ट्स थे, लेकिन अब फिर से देख रहे हैं हम चीन का इंटरफेरेंस हर जगह हो रहा है। देखिए, चीन तो पूरी कोशिश कर रहा है आपको अपने ही क्षेत्र में किनारे करने की। पाकिस्तान को प्रोत्साहन वो दे रहा है। बालाकोट के बाद पाकिस्तान बिल्कुल चुप होकर बैठ गया था और 370 हटाने के बाद भी उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। अब फिर उस चींटी के पर उगाए हैं और वो कोई 1300 तो सीज फायर वायलेशंस कर दी है, हंदवाड़ा में टेररिस्ट एक्शन, पुलवामा को दोहराने की कोशिश। यहाँ नेपाल में हमारे बैठे हैं ओली साहब, जिन्हें कि काठमांडू के लोग चीन वो नेपाल का चाउसेस्कू बोलते हैं, और साहब वो अपने घेरे में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर हैं, और ऐसे ही हालात में वो ध्यान बटाने के लिए वो चीन की तरफ रुझान करके भारत के खिलाफ वैमनस्य बढ़ा रहे हैं, ये बॉर्डर का मुद्दा उठा के। देखिए साहब, भारत और नेपाल दो देश हैं जिनके बीच में कोई बॉर्डर नहीं, इन द सेंस की ओपन बॉर्डर है। हमारे लोग वहां जा सकते हैं, उनके लोग यहाँ आते हैं, नौकरियां लेते हैं। कोई $26 बिलियन के करीब तो वहां पे वो जाती है, जहां से पूंजी निवेश होता है, यहां से रिमिटेंसेस जाती हैं। और फिर भी इसके चलते हुए भी देखिए, अगर बॉर्डर का मुद्दा उछाला जाए तो जो रोटी बेटी खून का रिश्ता है हमारे लोगों के बीच, उसमें जो है दरार डालने की बिल्कुल ठोस कोशिश की जा रही है। वी विल हैव टू फाइट इट। ये हमारा सेल्फ गोल था नेपाल में कि हमने वहां पे माओइस्ट को जाके सर पे बिठाया, अपने सर पे बिठाया, और वो सीधा चीन के हो गए हैं, चीन को बिक गए हैं कम्युनिस्ट और माओइस्ट, और आज वो हम ही को जो है आंखें दिखा रहे हैं, हम ही को रिश्ते वो बिगाड़ने की हालात में है। वी हैव लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर, और ज्यादातर हम अपने सेल्फ गोल करने बंद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, अब सीधे चलूंगा मैं यहाँ पर। मैं चाहूंगा इस बार ये हमें सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की आपत्ति के बावजूद पीओके में चीन 1124 मेगावाट बिजली परियोजना स्थापित करेगा। पीओके में दरअसल चीन ये परियोजना सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह परियोजना झेलम नदी पर बनाई जाएगी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हमारे सामने ही आ रही है। बेहद हैरान करने वाली ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। सीधे मैं लेके चलता हूं यहां पर इस खबर के ऊपर और जानकारी लेने के लिए मेरे साथ हमारे जो सहयोगी मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान जो मौजूद हैं। सिन्हा साहब, पीओके आज से कई साल पहले, मुझे याद है करीब 11 साल पहले एक खबर मैंने ब्रेक की थी कि पीओके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो लोग जाते हैं कंस्ट्रक्शन के काम करने और वहां पर वो स्टैब्लिश कर लेते हैं अपने आप को। हम देख रहे हैं यह तो खुलकर खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से कोशिश है भारत को घेरने की। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चीन यदि चाहता है कि पीओके में वो डैम बनाए और सड़क बनाए तो वो तो बना ही रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसा मैंने रिपोर्ट देखा है कि चीनी जो कर्मचारी वहां काम करते हैं वो अपने खेमे में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है, क्योंकि वहां की जो आम जनता है उन्हें पसंद नहीं करती है। तो जो भी वहां विदेशी जाते हैं और बातचीत करते हैं, मालूम होता है कि चीनी वहां पर बाहर नहीं निकलते, सड़क पर नहीं जाते हैं। पाकिस्तान में अन्य इलाकों में, बलूचिस्तान वगैरह में कई दफा आक्रमण भी हुए हैं चीनियों के ऊपर। और यदि चीन वहां डैम बनाने की कोशिश करता है तो चीन की जो स्थिति है वो और भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि डैम से आपको मालूम है कि डैम बनाने से बहुत लोग विस्थापित होते हैं। झेलम नदी पर जो डैम बनाया था मीरपुर में, उस डैम से जो विस्थापित हुए थे लोग वो इंग्लैंड जाके बसे थे। और झेलम में बताने और कहाँ डैम बनाने की कोशिश कर रहा है चीन। एक डैम की बात हो रही है, दियामिर डैम, जो इंडस सिंधु नदी पर बातचीत हो रही है, उसका भी बहुत कस के विरोध होता है वहां पर, वहां के लोगों द्वारा, क्योंकि वो डैम बनेगा उससे फायदा होगा पंजाब को
और जो ज़मीन डूबेगी वो होगी दियामीर, और जो दियामीर इलाके की ज़मीन जो है पीओके में वो डूबेगी, और काफ़ी इलाका नॉर्थ वेस्ट जो पख्तूनख्वा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है उस इलाके में, तो वहाँ के लोगों को परेशानी होगी। तो इसलिए चीन यदि ये समझता है कि ऐसा काम कर सकता है तो मेरे ख्याल से उसमें से कोई सफलता नहीं मिलेगी, और उससे उसकी समस्याएं पीओके में और बढ़ेंगी। पीओके में और बढ़ेंगी। लेकिन सर मैं एक चीज समझना चाहूंगा, अनिल मेरे साथ हैं। अनिल, लास्ट रिएक्शन बहुत संक्षेप में आपसे। अनिल, मुझे एक चीज समझाइए, आप चीन से हैं, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, आपको डिफिकल्ट पोजीशन में नहीं डालना चाहता, लेकिन आप मुझे एक चीज समझाएं, अभी चीन का माइंडसेट क्या है? कोरोना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन एक तरफ पेंडिंग है, दूसरी तरफ एग्रेसिव पॉलिसी हर तरफ दिखाई दे रही है चीन की। देखिए निशांत, दरअसल बात ये समझ में आ रही है कि चीन पर जो बहुत तमाम देशों से दबाव पड़ रहा है, और जो यहाँ पर चीन दर्शाना चाह रहा है, चीन एक खुद को विक्टिम का रोल अदा करना चाह रहा है हर चीज में, जो यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो यहाँ पर रहकर कि वो बताना चाह रहे हैं कि हम जो गलवान जो घाटी है वहां पर भी विवाद नहीं चाहते हैं, भारत मौके का फायदा उठाना चाहता है, और क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर हमारे तमाम देशों के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं रिश्ते, तो भारत इस मौके को का लाभ उठाकर वहां पर अपना जो निर्माण कार्य कर रहा है, तो हम चीजों को सुलझाना चाहते हैं, एक तरह से खुद को विक्टिम दर्शाना चाहता है। चीन की कोशिश इस तरह की है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय जो आप देख रहे हैं जगत में पूरी तरह बात ये हो रही है कि चीन को मैं आपको रोकूंगा। अनिल जी, मेरे पास समय बहुत कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत टफ टाइम्स हैं, इन टफ टाइम्स में भी अगर आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो अनिल ने अभी बात कही कि चीन अपने आप को विक्टिम दिखाना चाह रहा है, बड़ी बात यह है कि जब मोहल्ले का गुंडा ये बोले कि देखो उसको कोई मार के चला गया, तो हंसी तो आती है, क्योंकि उसकी अपनी करतूतें सामने दिखाई देती हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए हमारे इस खास डिस्कशन में। अभी के लिए इतना ही। रोज 4 बजे फुल एंड फाइनल में हम फुल एंड फाइनल जरूर करते हैं किसी सब्जेक्ट का, जरूर देखा करिए TV9 भारतवर्ष पर। वक्त एक ब्रेक का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।